Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. See, the first article which you are seeing here on the text editorial page, page number 7, it is आप नोट कर सकते हैं, it is for GS paper number 2 फॉर दी गवर्नेंस। देखिए आज का जो पेपर है ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सारे आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन एडिटोरियल पेज लाइक कर्नाटका से रिलेटेड एक आर्टिकल है, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, आरबीआई के स्लो विड्रॉवल से रिलेटेड और सॉलिडेरिटी फॉर पीस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं एंड दोज आर एक्चुअली नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ना ही प्री में ना ही मेंस में आपको उससे कुछ देखने के लिए मिलेगा। सो दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप समझ सकते हैं, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कैसे बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। चलिए आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर एक सेफर स्काई के बारे में बात की जा रही है। देखिए रिसेंटली एक हुआ क्या, एक इंसिडेंट हुआ है बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल हमें देखने मिलेगा। देखिए 1997 में बेंगलुरु बेस्ड एक एनजीओ था जिनका आप नाम देखेंगे एनवायरनमेंट सपोर्ट ग्रुप। इन्होंने एक पीआईएल यहाँ पर फाइल करी थी कर्नाटका हाई कोर्ट में, जहाँ पर इन्होंने कंसर्न दिखाया था कि जो रनवे है बेंगलुरु एयरपोर्ट का वो अपने जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पर मीट नहीं करता और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने की आवश्यकता है। हालांकि जो इनकी पिटीशन थी ये यहाँ पर खारिज हो गई। अगेन द सेम एनजीओ फिर से एक और पीआईएल फाइल करता है इन 2002 और यहाँ पर ये फिर से बताता है, वार्न करता है कि देखिए जो ये सिचुएशन है रनवे की, इट इज़ अगेन नॉट गुड। हालांकि फिर से इनकी पीआईएल यहाँ पर डिसमिस कर दी जाती है। रिजल्टेड इन टू वॉच ये अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब ड्यू टू द वायलेशन ऑफ सेवरल लॉज एंड नॉर्म्स जो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट है वो क्रैश हो जाती है मैंगलोर में ऑन May 22, 2010 and only the pilot was blamed and no lesson was learned from the previous episodes। अब यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर इंक्वायरी करती है एंड दे इग्नोर्ड बहुत सारे वायलेशंस जो एयरपोर्ट के रनवे में, मैंगलोर एयरपोर्ट के जो रनवे में किए गए थे उनको यहाँ पर सरे से ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, हालांकि मैंगलोर क्रैश के बाद आप देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी काउंसिल, जिसे हम CACS भी बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर फॉर्म किया जाएगा मैंगलोर क्रैश के बाद ताकि इंस्पेक्शन किया जा सके कैलिकट में, जहाँ पर सेम तरीके की जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर नोटिस किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए SACs ने वार्निंग किया कि भाई देखिए अगेन इस तरीके की कोई इंसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन इनको फिर से इग्नोर कर दिया गया। और आप देखेंगे इसके बाद जो कैलिकट में आपने देखा 2020 7 अगस्त 2020 को एक एक्सीडेंट हो गया रनवे पे जिसमें लगभग 21 लोगों की जान गई है। अब देखिए जो हमारे एयरपोर्ट हैं जिनका कहीं ना कहीं आप देखिए इंटरनेशनल जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वहाँ पे बहुत देखिए कम क्वालिटी आपको देखने मिलेगी, क्योंकि इंडिया में यूजुअली आपको पता है जो लोगों की लाइफ है उसको थोड़ा सा चीप समझा जाता है। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर एक सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की जा रही है जिसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक बॉडी है, एक इंटरनेशनल बॉडी है विच इज़ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इस तरीके के सारे मुद्दों में बात करती है। अगर हम ICAO की बात करें तो अक्टूबर 1994 में ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के रूप में यहाँ पर आएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप याद रखेंगे कि मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्या करता है, ये चेंज करता है प्रिंसिपल और टेक्निक्स जो इंटरनेशनल एयर नेविगेशन की हैं। ये फॉस्टर करता है प्लानिंग के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, ताकि एक सुरक्षित और एक ऑर्डरली ग्रोथ यहाँ पर देखी जा सके। ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करता है और रिकमेंड करता है कि किस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं जो एयर नेविगेशन के थ्रू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। साथ ही ये सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, फ्लाइट के इंस्पेक्शन के बारे में बात करेगा। ये अनलॉफुल जो इंटरफेरेंस होते हैं
उनको भी रोकने की बात करता है और क्रॉस बॉर्डर प्रोसीजर और इंटरनेशनल सिविल एविएशन को फॉस्टर करने का काम करेगा। अगर हम ICAO की बात करें तो ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है, चाहे एयर एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी घटना घटी है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट जो सेफ्टी अथॉरिटीज़ होती हैं कंट्रीज़ में, जितनी भी कंट्री अगर आप बात करेंगे 194 कंट्रीज़ इसको अगर साइन की हैं तो उन सभी को इसको यहाँ पर फॉलो करना होता है, उन सारी कंट्रीज़ को जिन्होंने शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन यहाँ पर साइन किया है। एंड एज यू ऑल नो इंडिया ICAO का फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू शिकागो कन्वेंशन अगर हम ICAO के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये सबसे पहले बात करेगा कि आप प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट को, प्लानिंग को, डेवलपमेंट को और इंश्योर करेंगे एक सेफ और ऑर्डरली ग्रोथ को। दूसरा, आप जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं उनके डिज़ाइन, इन सारी चीज़ों को एक पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, किसी गलत चीज़ के लिए यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन हाईवेज, एयरपोर्ट और एयर नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करना और उसकी क्वालिटी से रिलेटेड मेजर्स को भी प्रोवाइड करने का काम ICAO यहाँ पर करता है। जितनी भी ग्लोबल डिमांड है लाइक सेफ, रिलायबल और एफिशिएंट एयर ट्रांसपोर्टेशन उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ ही इकोनॉमिक वेस्टेज या अनफेयर कंपटीशन जो एयर फ्लाइट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे उसे कंट्रोल करने का काम भी ICAO यहाँ पर करता है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए ये आपको राइट देता है, कंप्लीट ओनर देता है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके पास इक्विटेबल राइट है, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये प्रोवाइड करता है, आप देखें इंटरनेशनल सिविल एविएशन को, फ्लाइट सेफ्टी को, तो ये सारी चीज़ें ICAO के अंदर आती हैं। अगर इंडिया इन पॉलिसीज़ के हिसाब से काम करने की कोशिश करे तो आप देखेंगे इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फॉल बैक करता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। अब देखिए एक तरफ अगर हम ICAO की लिस्ट के हिसाब से देखें तो ICAO व्हाट इट डज, इट गिव्स इंडियाज एविएशन सेफ्टी एवर रैंक। अगर आप 2018 में इसकी रैंक देखेंगे तो 2018 में इट वाज 102, बट रैंक 2022 में आपकी हो जाती है 48। और अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से बात करें 2023 में तो इंडिया का आप रैंक देखेंगे इट इज़ 55th। ओके, सो ये जो रेट हैं ये किसके द्वारा दी गई हैं, ये ICAO ने यहाँ पर प्रोवाइड की है व्हेन इट कम्स टू इंडियाज एयर सेफ्टी। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात यहाँ पर की जा रही है पैसिफिक आइलैंड नेशंस एंड द थर्ड फिपिक समिट के बारे में। चलिए, थर्ड फिपिक समिट से पहले आप याद रखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनको कन्फर किया गया था एक अवार्ड से, जिस अवार्ड का नाम क्या है, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लीग विच इज़ द GCL, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पापुआ न्यू गिनिया में, वो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कन्फर किया गया है। अब देखिए जब हम छोटे छोटे आइलैंड नेशंस की बात करते हैं जिनकी सिचुएशन पैसिफिक ओशंस में है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया यहाँ पर जो 14 मेंबर्स का एक ग्रुप है जिसे हम फिपिक ग्रुप भी बोलते हैं, उसका इंडिया यहाँ पर आपको पार्ट देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम पैसिफिक आइलैंड्स की यहाँ पर बात करें तो इंडिया के लिए इनकी इंपॉर्टेंस है, अभी हम उसे समझेंगे। अब देख लीजिए इसके पहले की जो 2 मीटिंग हुई हैं इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, वो 2014 में कहाँ पर हुई थी, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें भी। 2014 में आपको ये देखने मिलेगी फिजी में, और 2015 में ये मीटिंग आपको कहाँ देखने मिली थी, इन दी जयपुर। और दिस इज़ द थर्ड मीटिंग जो फिपिक की यहाँ पर हो रही है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया का जो कहीं ना कहीं डाइवर्जन है, आप देखेंगे फिपिक की जो यहाँ पर मीट चल रही है, इंडिया बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्टेड दिखेगा। आप देखिए जो थर्ड मीटिंग यहाँ पर जब हुई थी, और आपको याद है जैसे ही पोर्ट मोर्सेबी में पापुआ न्यू गिनिया में जब ये चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर उतरे थे, तो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही फ्रेंडली वेलकम उनका हुआ यहाँ पर। उनके जो इंडियन कल्चर को जो फॉलो करते हैं, यहाँ पर जो भी एल्डर्स होते हैं उनके पैरों को पड़ना, वो वाला एक जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला था, और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था। चलिए अब अगर हम समझ लें कि फिपिक क्या है, तो देखिए सबसे पहले फिपिक स्टैंड करता है किसके ऊपर,
फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन एक मल्टी नेशनल ग्रुपिंग है कोऑपरेशन के लिए जिसको बनाया गया है बिटवीन 14 पैसिफिक आइलैंड्स। ये 14 पैसिफिक आइलैंड आपको कहाँ पर देखने मिल जाएंगे? जब हम पॉलिनेशिया, ठीक है, यहाँ पर जब हम पॉलिनेशिया की बात करते हैं, जब हम मेलानेशिया की बात करते हैं और जब हम माइक्रोनेशिया की बात करते हैं, तो इसकी लगभग 14 मेंबर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये 14 कंट्रीज़ आपको कौन सी देखने के लिए मिलेंगी? देखिए इनके नाम है। आपको सबसे पहले कुक आइलैंड यहाँ पर देखने मिल जाएगा, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यू सामोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाओ, पापुआ न्यू गिनिया, टोंगो, तावलुआ एंड दी वनातू, ये सारे के सारे इसके मेंबर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब देखने मिलेगा? सेम आप याद रखेंगे 2014 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 14 ही इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया था? ताकि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके एक स्ट्रेंथ करने के लिए और एंगेजमेंट बनाने के लिए उन कंट्रीज़ का जो पैसिफिक रीजन में आपको यहाँ देखने मिलेंगी। तो फिपिक एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये एक मैकेनिज़्म है जो म्यूचुअल कोऑपरेशन, शेयर चैलेंज, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करता है बिटवीन इंडिया एंड द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस समिट के हाईलाइट की बात करें तो ये जो 3 दिन की यहाँ पर समिट चल रही है पोर्ट मोरेस्बी में, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्फोसाइज़ किया है कि जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे दी जाएगी फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द स्मॉल आइलैंड नेशंस ऑफ द पैसिफिक ओशन एज द लार्ज ओशन स्टेट। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ पर इन्होंने बात करी कि इंडिया अपना कमिटमेंट दिखाएगा सपोर्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हैं वहाँ पर। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो जेम्स मार्पे हैं पापुआ न्यू गिनिया के, उन्होंने अर्ज किया इंडिया को कि वो एक एडवोकेट के रूप में यहाँ पर ग्लोबल साउथ की जब बात की जाती है तो वो एक एडवोकेसी करे बाकी सारे नेशंस की भी। ठीक है, अब जैसा आपको याद होगा कि इंडिया एक बहुत बड़ा सप्लायर बन जाता है व्हेन इट कम्स टू एसेंशियल आइटम लाइक वैक्सीन, मेडिसिन, वीट, शुगर इन छोटे छोटे आइलैंड्स को पहुंचाने के लिए। नाउ द इम्पॉर्टेंस इज कि वाई दीज पैसिफिक आइलैंड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ऐसी क्या कंडीशन आ जाती है जहां इंडिया इतना सपोर्ट कर रहा है? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एक तरीके की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, एक जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन आपको मिल जाती है। अगर आपका इंडो पैसिफिक में कंट्रोल अच्छा होता है तो आप देखें आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं और रीजनल डायनेमिक्स को भी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। वहीं आपको एक वाइटल सी लेन्स यहाँ पर मिल जाती है जिसके थ्रू आप स्मूथ ट्रेड फ्लो कर सकेंगे और अपने जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है स्पेशली विद द चाइना उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे हाइड्रोकार्बन, फिशरीज जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसे क्षेत्रों को यहाँ पर एक्सप्लोर करना जो कि अनटैप्ड मार्केट है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अट्रैक्ट करना, ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ाना और म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखने के लिए भी देखने के हिसाब से भी ये इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहीं इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो ये सपोर्ट करता है, एंगेज करता है विद द इंडियन डायस्पोरा, प्रमोट करता है कल्चरल टाइज को और एक म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाने के बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है। इसी के साथ आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो देखिए इंडिया can do value addition to their product like copra, sugar, timber etc. to make these product economically more remunerative। चाहे आप सीमेंट रिलेशन की बात करें तो इंडिया कैन ऑफर टेक्नोलॉजी इन द सेक्टर्स लाइक फिशिंग, मरीन रिसोर्स, एग्रीकल्चर, कोकोनट, कॉयर एक्सेट्रा। यहाँ पर इंडिया का आप एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में देख सकते हैं। वहीं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग या मिनरल सेक्टर्स की बात करें तो आप देखेंगे जैसे कंट्रीज़ हैं जो पापुआ न्यू गिनिया है, किरिबाती है या फिजी है, जिसमें आपको देखेंगे लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको देखने मिल जाएगी। लगभग 88,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन आपको फिजी में देखने के लिए मिल जाएगी। इस पूरे ग्रुप की सबसे लार्जेस्ट कंट्री के रूप में जो आपको देखने मिलता है, दे आर रिच इन पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोल आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सी बेड्स आपको देखने मिलेगा। सो इंडिया कैन डू द जॉइंट वेंचर थिंग यहाँ पर इन मिनरल्स को एक्सप्लोर करने में, ताकि जो होस्ट कंट्री है और जो इंडिया है दोनों की एनर्जी नीड्स पूरी हो सके। पावर जनरेशन किया जा सकता है बायोमास गैसिफिकेशन के थ्रू।
सोलर एनर्जी के थ्रू, विंड एनर्जी के थ्रू, टाइडल एनर्जी को यहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है। वहीं अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया हेल्प कर सकता है जो इन ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर आईटी को लाने में। ठीक है, आईटी के अलावा क्या होगा, इंडिया जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, टूरिज्म को बढ़ा सकता है, साथ ही एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट को यहाँ पर चलाया जा सकता है। वहीं अगर हम क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए ये जो जब आप PINS कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ये हमेशा वल्नरेबल रहती हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स या साइक्लोन्स के लिए। तो इंडिया कैन हेल्प टू क्रिएट कैपेसिटी आइलैंड स्टेट्स जो यहाँ पर डील करेगा नेचुरल डिजास्टर से ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे साथ ही ये इनकी मदद कर सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। अब स्पेस टेक्नोलॉजी से होगा क्या, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं आप टेलीकॉम और टीवी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं एक जो पूरी कंडीशन अगर आप देखें तो इन सारे पॉइंट्स पे इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पूरा नेशन। सो फिपिक की इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पर समझ आ गई है कि फिपिक का इम्पोर्टेंस यहाँ पर क्या है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा अभी की डेट में अगर हम चैलेंज बोलें तो इट इज़ नन अदर देन बट दी चाइना। सो चाइना से डील करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ आप देखेंगे मुद्दा बन जाता है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जहाँ पर बात की जा रही है कि आफ्स्पा को असम में 2023 तक हटा दिया जाएगा। अब देखिए, जब आफ्स्पा को हटाने की बात की जाती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये जानना कि आफ्स्पा है क्या, या आज की डेट में आफ्स्पा की अगर आप कंडीशन देखें तो आपको ये कहाँ देखने मिलेगा। देखिए 1958 के टाइम पर एक ऐसी कंडीशन आई जहाँ पर आफ्स्पा को लाने की बात की गई, बट दिस वाज नॉट द फर्स्ट कंडीशन। अगर हम आफ्स्पा के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात यहाँ पर करेंगे तो जो इसका जो ओरिजिन है इट इज़ द कॉलोनियल ओरिजिन। कॉलोनियल ओरिजिन की बात मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आफ्स्पा को फर्स्ट इनेक्ट किया गया था बाय एन ऑर्डिनेंस इन द बैकड्रॉप ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था 1942 में। उसके लिए इसे यहाँ पर लॉन्च किया गया था। सो आफ्टर अ डे इट वॉज लॉन्च ऑन August 8, 1942। द मूवमेंट बिकम लीडरलेस। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो कंडीशन थी पूरे देश में, जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट आया एक लीडरलेस कंडीशन हो जाती है। लीडर्स जैसे जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, VV पटेल, इन सबको यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है और रिजल्टेड इन एक वायोलेंस पूरी कंट्री में क्रिएट हो जाता है। एक मैसिव वायलेंस को देखते हुए उस समय जो वाइसराय थे, नाम याद रखेंगे आप, वाइसराय का क्या नाम है जी, बताइए सही नाम है जी, डोंट गूगल इट, इट इज लिनलिथ गो। ठीक है, लिनलिथ गो ने प्रमोट कर दिया, प्रोम्यूगुलेट कर दिया आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942। और इसी के साथ यहाँ पर एक लाइसेंस दे दिया गया, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस को अ लाइसेंस टू किल। ठीक है, जहाँ पर भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो वहाँ पर ये लाइसेंस यहाँ पर प्रमोट कर दिया गया। सो ऑन दीज लाइन ऑन द ऑर्डिनेंस द इंडियन गवर्नमेंट प्रोम्यूगुलेटेड 4 ऑर्डिनेंस इन 1947 टू डील विद दीज काइंड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज इशूज, जहाँ पे आप देखेंगे प्रोविंस बंगाल, असम, ईस्ट बंगाल और यूनियन प्रोविंस में इस तरीके के मुद्दे को देखते हुए इसे यहाँ पर बढ़ाया गया। हालांकि 1958 का टाइम आएगा जिसमें आफ्स्पा को पहली बार इनेक्ट किया गया था डील करने के लिए किसके साथ, नागा इंसर्जेंसीज के साथ। ठीक है, ओके, नागा इंसर्जेंसी के साथ असम में इसको डील करने के लिए यहाँ पर लाया गया था। और इसी के साथ आप देखेंगे इसको एक तरीके से पावर मिल जाएगा, एक स्पेशल पावर यहाँ पर दे दिया जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर एक लाइसेंस टू किल जैसी सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक चार्ट है, आप ये देख सकते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे आफ्स्पा को इंट्रोड्यूस जब से किया गया है तो ये कहाँ लगा, जैसा मैंने बताया नागा इंसर्जेंसी को कर्ब करने के लिए आया था। तो 1958 नागालैंड, देन मिजोरम में आपको देखने मिलेगा 1986 में यहाँ से रिमूव हो गया, देन त्रिपुरा 1970, मणिपुर 1980, अरुणाचल प्रदेश 1987, असम में 1990 से ये लगा हुआ है, मेघालय में 1990, लेकिन 2018 में इसे यहाँ पर रिमूव कर दिया गया था।
प्रेजेंट स्टेटस को अगर हम जानने की कोशिश करें तो देखिए अभी की डेट में ये एप्लीकेबल है ओनली इन 31 डिस्ट्रिक्ट्स और साथ ही 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड पार्शली इन 12 डिस्ट्रिक्ट। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपको ये देखने मिल जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अलावा आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, चलिए लेट्स हाईलाइट दोज एरिया एज वेल। यू विल फाइंड इट इन नागालैंड, you will find it in Assam, you will also find it in Arunachal Pradesh and in the Manipur। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू, आपको कहाँ कहाँ से ये हट गया है, मेघालय से इसको रिमूव कर दिया गया था 2018 में, तो मेघालय को हम दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, क्रॉस कर देते हैं मेघालय के ऊपर। देन त्रिपुरा 1970 में से लाया गया था, 2015 में से बाहर कर दिया गया। मिज़ोरम 1986 से इससे बाहर है। तो आज की डेट में आपको 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट और 1 जम्मू कश्मीर, ये 5 जगह ऐसी देखने मिलेंगी जहां पर अफस्पा अभी भी रिमेन करता है। दूसरे चार्ट में आप हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए, जब हम अफस्पा की बात करते हैं तो आर्म फोर्सेस को अथॉरिटी देता है, प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके की गैदरिंग को 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की ऐसे क्षेत्रों में जहां पर अफस्पा लगा हुआ है। अगर कोई रीजनेबल सस्पेक्ट यहां पर देखने मिलता है तो आर्मी कैन ऑल्सो अरेस्ट अ पर्सन। यहाँ पर किसी भी तरीके के वारंट की आवश्यकता नहीं है किसी को अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, कोई भी पर्सन जो यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है उसको कस्टडी में लिया जाएगा। दे कैन बी हैंडेड ओवर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और जो भी उनकी रिपोर्ट है वो यहाँ पर दी जाएगी। अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न की बात करें तो आपको वो जानना ज़रूरी हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न आप देखेंगे। सेक्शन 3, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो आपका गवर्नर होते हैं स्टेट के, बहुत अच्छे से समझिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या जो गवर्नर होते हैं स्टेट के या एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई है यूनियन टेरिटरी का, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं अपने स्टेट या पार्ट ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी को एज ए डिस्टर्ब एरिया। और अगर एक बार डिस्टर्ब एरिया से डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अब डिस्टर्ब एरिया कब डिक्लेयर होगा, जहाँ पर डिफरेंस आपको देखने मिलेंगे, डिस्प्यूट देखने मिलेंगे, मेंबर्स या फिर डिफरेंट जो रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज या रिलीजियस या कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे क्षेत्र को यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया जा सकता है, डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। बाय हुम? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आइदर बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटीज़। ठीक है, तो सेक्शन 3 के थ्रू यहाँ पर आपको अफस्पा में ये देखने मिल जाएगा। सेक्शन 4 की बात करें तो यहीं से आर्मी को पावर मिलती है कि वो किसी भी व्यक्ति के प्रमाइसेस को शक के आधार पर यहाँ सर्च कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। साथ ही यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, इतनी फोर्स का भी जिसकी वजह से आप देखेंगे दैट कैन कॉज डेथ, डिस्ट्रॉय आर्म्स, एम्यूनेशन, डम्प्स, fortification, shelter, hideouts and to stop search and seize any kind of vehicle। सेक्शन 6 यहाँ पर प्रोवाइड करता है स्टिपुलेट, जहाँ पे अरेस्टेड पर्सन जो है और उसकी जो सीज्ड प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर पुलिस आसानी से कैप्चर कर सकती है और इसको यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा। सेक्शन 7 की अगर हम बात करें तो ये ऑफर करता है प्रोटेक्शन of a person acting in good faith in their official capacity। ठीक है, the persecution is permitted only after the sanction of the central government। ये भी चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। So these are the few thing। अगर हम इसके पीछे की बात करें अफस्पा की, तो इसे जो आर्ग्यूमेंट है इसे हटाने के लिए वो क्यों बोले जाते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो आपको देखने मिलेगा, इट इज़ दी ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन की बात की जाती है कि अफस्पा के थ्रू जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इसका मिसयूज़ करती हैं। दूसरा, जो राइट टू रेमेडी है, जो कि सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट कहता है कि इमीडिएटली ले जाइए, ऑब्लिगेट कर दीजिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के जो राइट टू रेमेडी है, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, उसको यहाँ पर वायलेट करता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो आपको अफस्पा से रिलेटेड जानना आवश्यक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ पर बात की जा रही है परख स्कीम की। देखिए, होने क्या वाला है, यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है एक वर्कशॉप दिल्ली में, जहाँ पर आप देखेंगे लगभग 60 स्कूल
यहाँ पर जो 60 स्कूल्स के एग्जामिनेशन बोर्ड हैं, अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनिवर्सिटी के, वो एक ही छत के नीचे यहाँ पर आएंगे और यहीं पर डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके का असेसमेंट होगा, क्या एग्जामिनेशंस होंगे, उसकी प्रैक्टिस क्या होगी। तो अक्रॉस दी कंट्री जो एक सिंगल सिस्टम है वो यहाँ अडॉप्ट किया जाएगा। अब देखिए सिंगल सिस्टम की बात क्यों की जा रही है, देखिए आपके यहाँ अलग अलग बोर्ड्स हैं, ठीक है। अलग अलग बोर्ड्स की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पर स्टेट बोर्ड देखने मिल जाएंगे आपको, कहीं पर आपको आईसीएससी बोर्ड देखने मिल जाएंगे, कहीं पर आपको सीबीएसई बोर्ड देखने मिल जाएंगे। रिजल्टेड इनटू व्हाट, इन सभी का असेसमेंट करने का तरीका अलग है, जिसकी वजह से जो कट ऑफ बनते हैं, जो बच्चों का यूजुअली ग्रेड या परसेंटाइल यहाँ पर आप देखेंगे वो भी डिफरेंट होता है। अब ये सारी चीज़ें देखिए इम्पैक्ट कहाँ करती हैं, ये इम्पैक्ट करती हैं यूजुअली जब बच्चे 12th क्लास के बाद कॉलेजेस में एंट्रेंस लेते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है। अब आईसीएससी का एक पैटर्न अलग है और एक बच्चे ने वहाँ पर स्कोर कर लिया 97%, लेकिन सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन असेसमेंट के जो तरीके हैं दैट इज़ डिफरेंट। तो सेम कोर्स होते हुए, सेम चीज़ें होते हुए यहाँ का बच्चा स्कोर कर रहा है 92%। नाउ व्हेन इट कम्स कि जब एडमिशन होगा तो इस बच्चे के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे जिसको एडमिशन मिलेगा, और इसी तरीके के जो मिसहैपन्स होते हैं, जो एक वॉइड क्रिएट है, इसे दूर करने के लिए आप देखेंगे तो ये परख स्कीम को यहाँ लॉन्च किया गया था। चलिए परख स्कीम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको लॉन्च किया गया था इज़ द पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिससे आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं 2020 से, जहाँ पर बात क्या की जा रही है, ये एनविसेज करेगा एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी को यहाँ पर एडवाइस कर रहा है, जहाँ पर जो स्कूल बोर्ड्स हैं उनका असेसमेंट का पैटर्न क्या होगा, लेटेस्ट रिसर्च क्या है, क्या रिपोर्ट कहती हैं, कोलैबोरेशन करने के लिए किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर प्रमोट करनी चाहिए, ये सारी बातें यहाँ बताई जा रही हैं। अगर हम परख के फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए आप याद रखेंगे इट स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट डू वन थिंग, आप इसको कहीं पर लिखते भी चलिए, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैं, स्कूल हैं इंडिया में, उन सभी को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा, टीच किया जाएगा, एवेल्यूएट किया जाएगा परख गाइडलाइंस के मुताबिक। और अगर हम परख के हिसाब से बात करें तो जो मेन एम्फोसिस है वो यहाँ पर एवेल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स को और असेसमेंट की टेक्निक्स को इतना फ्रेंडली बनाना कि सारे बच्चों तक ये बहुत आसानी से पहुँच सके। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज़ द यूनिफॉर्मिटी। किस में, देखिए पूरे अक्रॉस दी स्टेट, मतलब जितने भी आप स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के स्कूल्स को देखेंगे जो कि डिफरेंट एवोल्यूशन स्कीम्स को यहाँ पर लेके चल रहे हैं, उनको एक ही अम्ब्रेला के नीचे लेकर आना परख का सबसे बड़ा उद्देश्य है। नॉर्म सेट करेगा, क्राइटेरिया और प्रोसीजर यहाँ पर बताएगा, जितने भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैं उन सभी के लिए ये प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा स्कूल बोर्ड्स को, ताकि वो अपना जो असेसमेंट प्रैक्टिस है जो कि 21st सेंचुरी के हिसाब से होनी चाहिए उसके अनुरूप इसको ढाल सके। ये एक यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा, साथ ही ये इस्टेब्लिश करेगा स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के एवोल्यूशन और असेसमेंट के लिए। ओके, आगे अगर हम बात करें तो ये जो डिफरेंट इश्यूज चल रहे हैं उन सभी को मैनेज करने का काम करेगा। इट विल परफॉर्म नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऑल्सो, लर्निंग आउटकम्स पे क्या होगा, इवेल्युएट करेगा सारे कंपोनेंट्स को, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करेगा एनईएस एक्टिविटीज़ को, और हाईलाइट करेगा ऐसे एरियाज़ के बारे में जहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी परख स्कीम। देखिए अगर आप इस पूरे डिटेल डिस्कशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसका फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है जेली फिश के बारे में यहाँ पर, ठीक है, कॉम जेली, सॉरी नॉट जेली फिश, इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर से। रिलेवेंस किससे है, मेंस के लिए क्या आपको इसे पढ़ना है, जी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इसको प्री से रिलेटेड रखेंगे। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, एक स्टडी यहाँ पर पब्लिश हुई है जिसने देखा है कि कॉम जेली का एक नर्वस सिस्टम और उसमें बहुत अनएक्सपेक्टेड नर्व नेट यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। देखिए इमेज आप यहाँ पर देखें जब तक मैं आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ, ये एक तरीके का नर्व नेट यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। ये जो नर्व नेट की हम बात कर रहे हैं
हैं, ये एक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है जो कि बना हुआ है इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन से। मोस्ट कॉमनली अगर हम बोलें तो ये जनरली पाया जाता है सिंपल मरीन एनिमल्स में, जैसे कॉम जेली और जेलीफिश। अब रिसर्चर्स ने यहाँ पर क्या फाउंड किया है, दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग कनेक्टेड बाय सिनेप्सिस, जो आपको यहाँ पर सिनेप्सिस का मतलब ये जो जंक्शन दिखाई दे रहा है बिटवीन न्यूरॉन्स, इन ऑल द अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग वी ह्यूमंस, यहाँ पर जो नर्व नेट है दे आर कंटिन्यूसली कनेक्टेड बाय द सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, और यही इसकी खासियत यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, चलिए नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये कॉम जेलीज आखिर होती क्या है। देखिए, जब हम कॉम जेलीज की बात करते हैं तो सेटेनोफोर्स होती हैं, ये बिलोंग करती हैं फाइलम सेटेनोफोरा से, एंड दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनिमल लीनिएज विद अ डिफाइंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनका क्लियरली डिफाइंड नर्वस सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ठीक है, अब इसके बाद न्यूज़ में क्या दिया है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है नहीं, आपको यहाँ से प्री में ट्विस्ट होते हुए क्वेश्चंस नज़र आएंगे। किसके ऊपर, कॉम जेली के ऊपर। तो समझ लेते हैं। देखिए, एक एलिगेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि बोस्ट करता है, एक ओवल शेप आपको इसका देखने मिलेगा, जैसे हमने यहाँ इमेज में देखा, ये ओवल शेप आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, एंड दे पसेसेस 8 रोज ऑफ डेलिकेट कॉम्ब लाइक प्लाज्मा। ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसी की वजह से इन्हें कॉम्ब जेली भी बोला जाता है। ठीक है, अब इनको ही सेटनोफोर्स बोलते हैं, मैरीन एनिमल होते हैं जो कि फाइलम सेटनोफोरा से बिलोंग करते हैं। जेलेटियस आपको दिखाई देंगे, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, और एक तरीका का ल्यूमिनिसेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, चमकते रहते हैं। ठीक है, और इनका एक रोज ऑफ सीलिया होता है या कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोल देते हैं, कॉम्ब जेली बोल देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जैसे स्विम करती हैं तो जो इनकी कॉम रोज होती हैं वो डिफ्रैक्ट करने लगती हैं लाइट को टू प्रोड्यूस अ शिमरिंग रेनबो इफेक्ट। अलॉन्ग विद दैट सम सेटनोफोर्स लिव इन समवॉट द ब्रैकिश वाटर, लेकिन ज़्यादातर आपको मरीन हैबिटेट्स में ही देखने मिलेंगे। मैक्सिमम आपको सारे ओशंस रीजन में ये देखने के लिए मिल जाएंगे, पर जो ऐसा है जहाँ पर शोर ज़्यादा पास में है, वहाँ पर शोर के पास आपको सरफेस वाटर में इनकी प्रेजेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आप याद रखेंगे दे आर फ्रीक्वेंट स्वम्ड इनटू स्वॉर्म्स स्पेशली इन बेस लगून्स एंड द अदर कोस्टल वाटर। कॉर्निवोरस होते हैं, और ये मैरिड्स ऑफ स्मॉल प्लैंक्टन्स जो एनिमल्स होते हैं उन पर अपने आप को फीड करते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट ऑल दिस आर्टिकल। आई होप यहाँ तक सारे आर्टिकल आपको क्लियर हो चुके होंगे। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.